हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मील में। आज हम लोग क्लास 10 का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर 2020 में 2020 में हुए थे। उस पेपर का जो सेट है MV मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 2020 का। आज हम लोग इसको करने वाले हैं। 2021 का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगभग ज़्यादातर बच्चे तो प्रमोट हुए हैं और जो प्रमोट होना नहीं चाह रहे थे, जो सोच रहे थे हमें पेपर देना है, उन्होंने पेपर दिया है। तो इस प्रकार से इस वाले अनसॉल्व्ड पेपर में अग्रवाल का इस पर केवल 2 पेपर दिए हुए हैं 2021 के, ठीक है। तो इन 2 पेपर को पेपर टाइम में फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग 2020 का MV सेट ये है, सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है? तो आप लोग नोट्स में जो मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊँगा साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे के जो सेट आएंगे उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें टोटल 7 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ है प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो विकल्प वाले टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इनमें से जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर का इस पर हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। आपके पास विकल्प हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो इसको करते हैं दशमलव प्रसार शांत या अशांत के लिए क्या करते हैं। देखो, ये p/q के रूप का है, जहां इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार के लिए जो q होना चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड आप लोगों को आता होगा, क्योंकि क्लास 3-4 में करवाया जाता है ना ये सब गुणनखंड। इसको कट करेंगे 2 6 जा 1 6 2 5। इसको कट करेंगे 5 से, कितना आएगा 125। फिर इसको कट करेंगे 5 से, आएगा 25। 5 से फिर कट होगा, यहाँ 5 आएगा और ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 5 की पावर कितना लिख दें, यहाँ पर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिख दें। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, मतलब 2 कितनी बार है, 1 बार। तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो दशमलव प्रसार के लिए हमें नीचे 10 बनाना होता है, जो कि 5 2 जा 10 आता है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे कि इसकी पावर तो 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर कितना है, 1 है। तो 2 की पावर 1 को भी 2 की पावर में 4 बनाना होगा, तो हमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे इसकी पावर 3 इसकी पावर 1 टोटल जुड़ के पावर कितना हो जाएगा, 4। जैसे यहाँ पर वो होगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, वैसे ही हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की पावर 4। इस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो इस पर भी लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, 1 4 5 8, इस प्रकार लिख देंगे। हमने यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो आप ऊपर भी करवा दो 2 की पावर 3 से। चूँकि 2 की पावर 3 होता है 8, तो हम लोग डायरेक्ट 2 की पावर 3 से ना मल्टीप्लाई करवा के मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 8 से। आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेना, यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख लेना, इसके बाद जो अगली लाइन लिखना उस पर 8 लिख लेना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा, 11664, ठीक है। यहाँ पर कितना बना है, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 1, और इसके आगे कितने जीरो, यहाँ 4 लगा, 4 जीरो लगा लो।
यहाँ 11664, यहाँ पे 0 काट दो और ऊपर दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि 4 0 है और इसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ कितना आएगा 1.1664। तो दशमलव प्रसार कितने अंक, मतलब कितने अंकों तक है, कितने स्थानों तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 स्थानों तक, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब हमें इस ग्राफ में शून्यांक बताना है। तो शून्यांक किस प्रकार बताते हैं वो देख लो, ट्राई कर लो क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर खा है इस पे। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है आपके इस पे, इस प्रकार। इसमें शून्यांक बताने हैं तो सबसे पहले ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ये वाला ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, किसको, एच इस अक्ष को काटेगा, इसके उतने शून्यांक होंगे। तो देखो ये कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 4 शून्यांक। अगर ये इस प्रकार हो के इस प्रकार हो जाता तो इसके कितने शून्यांक होते, 1 2 3 4 5 शून्यांक। मतलब एक्स अक्ष को जितने जगह पर कट करे इसके उतने शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाए वो चलेगा लेकिन क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी करवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर गा, इस पे है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 4/9। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको। इस प्रकार का त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ कुछ इस प्रकार का है। इस पे हमें दिया हुआ है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। कितना दिया है, 4:9 के अनुपात में दिया हुआ है, 4/9। ठीक है, इसका मतलब ए बी बी सी ए सी, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कितना दिया हुआ है, 4। तो ए बी 4 है, बी सी 4 है, ए सी भी कितना है, 4 है। इसके बाद डी ई ई एफ डी एफ कितना कितना दे रखा है, 9। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है, इसलिए समरूप होगा। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी के अनुसार या समरूपता प्रमेय के अनुसार प्रमेय से क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बोले तो क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का एरिया, इसको फाइंड करने के लिए हम किसी भी भुजा को ले लेंगे उसका अनुपात और उसका स्क्वायर कर देंगे। जो स्क्वायर करने पर आएगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहे जो ले लो, सबका अनुपात कितना है, 4/9। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी बटे डी ई। आप कोई से भी भुजा ले सकते हो, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे डी ई कितना है, 4/9। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/81। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। इस पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें मान बताना है।
अच्छा क्वेश्चन है और आसान तो है ही, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आसान ही होते हैं वैसे। तो इस पे दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर घ है पहले का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। हमें याद करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। एक चीज़ और, हम लोग देखो जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा, तो हम इसको साइन थीटा की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझना। और इसको क्या नहीं लिखा जा सकता है, इसको ये नहीं लिख सकते हो कि आप लिख दो साइन थीटा की पावर 4, ये गलत होगा। आप इसको ये लिख सकते हो। तो हम लोग भी इसको ऐसे ही लिखेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा को इसके बटे में लाएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इधर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है टेन थीटा, और 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में, तो टेन 45 डिग्री की। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 45 डिग्री। टेन से टेन हट जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। इसके बाद इस पर रख देंगे तो साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर। यदि आपको सभी मान याद हैं तो पता होगा आपको। 1/√2 इसकी पावर कितनी, सॉरी यहाँ 4 पावर है, यहाँ 4 पावर कर लो। अब देखो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा कितना 1/4। और सेम ये लिखा है तो 1/4। जिसको ना समझ में आया वो इधर देख लो। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, इसको हम बोल सकते हैं इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4, ऊपर हर सेम है ये जुड़ जाएगा 1 1 कितना और 2 कितना आ गया 1/2। तो ऑप्शन है इस पे सेकंड नंबर, ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु दिया है 3,4, जो इधर वाला होता है वो हमेशा x होता है, इधर वाला y होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार लिखेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार लिखेंगे। हमें 3,4 पॉइंट यहाँ पुट करना है, 3 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 3,4, मतलब कुछ इस प्रकार से। अब ये हमसे पूछ रहा है कि y अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से दूरी बताने के लिए सबसे पहले ये y अक्ष है, इससे इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन इसके समांतर होगी, इतने बीच की दूरी कितनी है 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 3 इकाई दूरी पर। ठीक है, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक होगा, कोई मात्रक दिया नहीं गया तो इसमें इकाई रख दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका मतलब इसके इक्का नहीं होने की क्या प्रायिकता है। वैसे तो प्रायिकता चैप्टर हट गया है, लेकिन अंसाल में दे रखा है तो करवाना तो पड़ेगा ही, तो करवा देते हैं इसको। इस पे है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी, कुल पत्ते कितने हैं 52 हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टोटल एक ताश की गड्डी में कितने इक्का होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं, तो कुल इक्के कितने होंगे, इक्के बराबर 4 होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है, इसके बाद इक्का ना होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
इक्का होने की प्रायिकता, इसको डिनोट कर दो पीई से, बराबर कितने कुल इक्के, यहाँ लिखो कुल इक्के बटे कुल पत्ते। तो कुल इक्के हैं 4, कुल पत्ते हैं 52, कितना आएगा 1/13। ये इसकी इक्का की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इक्का ना होने की प्रायिकता के लिए 1 से इसको घटा देंगे, 1 माइनस पीई कर देंगे, कितना आएगा 1 माइनस 1/13। फार्मूला लिख लेना इसको, कि एक एक नंबर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, वैसे हट तो गया है, वैसे आना तो नहीं चाहिए, शायद आ जाए तो कर लेना इस प्रकार से। एलसीएम आएगा 13, 13 माइनस 1 कितना आएगा 12/13। ये हो जाएगा क्या, इक्का ना होने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन और, प्रायिकता कितनी हो सकती है मैक्सिमम और कितनी मिनिमम हो सकती है, बता सकते हो कोई? तो पता हो तो कमेंट में कर देना, लिख देना कि सर इतना होता है, नहीं तो अगले वीडियो में बता देंगे कितनी होती है। ठीक है, मिनिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, मैक्सिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, और प्रायिकता किसके मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमें ये चीज़ आप लोग बताएंगे हमें कहाँ पे, कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस पे सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो इस पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है इस पे, के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या होता है शर्त। इसके लिए शर्त ये होती है कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब समस्या जिन्होंने पढ़ा नहीं, a1 a2 क्या होता है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें समीकरण दिए हैं उसको लिख लो, 3x + y, जो इधर आपको बराबर में 1 दिख रहा है ना, इस 1 को इधर ले आओ, -1 = 0। अगला आपको दिख रहा होगा 2k - 1 × x + k - 1 × y। अब देखो 2k + 1 उधर बराबर में, बराबर के इस साइड ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा 2k - 1। ठीक है, बराबर में 0। अब तुलना करवाएंगे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उससे, क्या होता है a1x + b1y + c1 = 0, इधर a2x + b2y + c2 = 0। तो एक काम करते हैं, इसके बराबर रख देते हैं a1 a2, कितना a1/a2 = b1/b2, डज नॉट ना करते हैं c1/c2, इतने में रख देते हैं। a1 कितना दे रखा है 3, a2 कितना दे रखा है 2k - 1, b1 कितना है 1 है, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और यहाँ b2 कितना है k - 1, ये इधर आएगा 3k - 3 = इसका गुणा इधर करवा दो, इसका गुणा सेट करवा दो, कितना हो जाएगा 2k - 1। सॉल्व करेंगे तो 3k - 2k = 3 - 1, कितना आएगा 2k = 2। ये आ जाएगा k का मान। ठीक है, तो k का मान 2 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में AO आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उस पर आप दिया है कि AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3। तो हमें बताना है AB का मान, और इस पर देखो DC दे रखा है, कितना दिया है 1.5। हम भी बना लेते हैं इधर एक साइड में, ABOCD, और दिया है AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3।
देखो ए ओ और बी ओ की वैल्यू कितनी, एक है। ए ओ और बी ओ की वैल्यू कितनी दे रखी, एक, मतलब इसका अनुपात एक है। और डी ओ डी ओ सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 मान लो इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर तो ए ओ बी ओ के बराबर किया हुआ है, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो क्या कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी के। देखो कोण ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के, हो जाएगा। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है। अब देखो इस पे हमने एक कोण बराबर कर दिया और दो भुजाएं आपस में बराबर कर दी, अतः साइड एंगल साइड प्रमेय से भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वो देखो ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी बराबर ए बी अपान डी सी, ये मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे डी सी दिया हुआ है शायद 1.5, ले लो यहाँ पे 1.5, तो ए बी कितना आएगा, ए बी बटे 1.5, इनका मान कितना है, 1/3 दिया है, 1/3 रख लो, तो यहाँ से ए बी आएगा 1.5/3, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप लोग इसे सेंटीमीटर में करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे कितना है 0.5, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर गा है, सेकंड का गा, √3 tan 12 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसके बाद लगाने की भी ट्राई किया करो, क्योंकि शायद फरवरी में होंगे पेपर आपके, अभी तो पूरा 2 महीना है आप लोगों के पास, बहुत टाइम है। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहो अच्छे नंबर लाने के लिए। √3 tan 12 डिग्री cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री tan 78 डिग्री। अब देखो इनका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो √3 यहाँ है, √3 रख लो। इसके बाद यहाँ है tan 12, क्या हम tan 12 को tan 90 - 78 लिख सकते हैं क्या, ये 90 से 78 घटा दे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। चलो इधर cot 45 की वैल्यू होती है 1 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। इसके बाद tan 78 को 1/cot 78 लिख सकते हैं, ये भी सही है। √3 से √3 हम काट सकते हैं, बिल्कुल कटेगा, क्यों। इसके बाद tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 78, इंटू में 1/cot 78 डिग्री, इससे ये आसानी से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसानी था। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसके इस पे लिखा हुआ है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो ये हट तो गया वैसे, बता दें क्या, चलो देखते हैं इसको, तो छोड़े एक ही है, घा नंबर देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। चल लीप वर्ष की बात कर रहा है, सबसे पहले जानो कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। जानना क्या, सबको पता है 366 दिन होते हैं। 52 रविवार मतलब एक सप्ताह में रविवार कितने दिन आता है, एक दिन आता है, तो 52 सप्ताह में 52 दिन रविवार आएगा। तो 52 रविवार का मतलब 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो कितने दिन हो गए 364 दिन। अब बचे 2 दिन। अब बाई चांस इतने में तो है 52 रविवार, और यदि इनमें रविवार आ गया इन बचे 2 दिनों में, तो इसमें तो 53 रविवार हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का कहना है कि तुम्हें 52 रविवार ही चाहिए वर्ष में, तो 2 दिन में क्या क्या आ सकता है वो देख लो। जैसे संडे आ सकता है,
मंडे आ सकते हैं, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, या तो ट्यूसडे आएगा या तो वेडनेसडे आएगा, या तो वेडनेसडे आएगा या तो थर्सडे आएगा, या तो थर्सडे या तो फ्राइडे, या तो फ्राइडे या तो सैटरडे, या तो सैटरडे या तो संडे। इसका मतलब केवल 2 दिन ऐसे हैं जिसमें संडे आएगा। क्लियर है? तो देखो यहां पर लिखेंगे 52 रविवार होने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 52 एक वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता मल्टीप्लाई। अब देखो इस पे एक दिन ये है, एक दिन ये है। ठीक है, तो 2 दिन रविवार ना होने की प्रायिकता, या 2 रविवार ना होने की प्रायिकता। तो देखो 2 रविवार ना होने की प्रायिकता कितने मतलब कितना आएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये 2 रविवार होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 2/7, और 2 रविवार ना होने की प्रायिकता निकालेंगे तो थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था 1 - 2/7 कर दो, कितना आएगा 5/7। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगा है, एक वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है 1 है, और 2 रविवार ना होने की प्रायिकता कितनी है 5/7 है। तो इस पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का 5/7। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी हमें सभी क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इस पे है समांतर श्रेणी, और शायद समांतर श्रेणी भी हट गया है कोर्स से इस वर्ष, क्योंकि 30% कोर्स हटा हुआ है, पिछले वर्ष भी हटा था। तो चलो करवा देते हैं क्योंकि छोटा सा ही है। इस पे है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, मतलब कि तीसरे का नंबर क्वेश्चन है और इसका प्रथम पद ए दिया है 4, अंतिम पद 49 है, मतलब एल दिया हुआ है 49, और सभी पदों का योग 265 दे रखा है, मतलब एस एन कितना दे रखा है 265। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सभी पदों का योग का एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये होता है। तो एस एन कितना है 265 बराबर n निकालना है बटे 2 हो जाएगा, a कितना है 4 प्लस l कितना है 49, 2 इधर आएगा तो 265 मल्टीप्लाई 2 बटे में 49 और 4 53 इक्वल टू n। तो ये कटेगा क्या, देखो 3 × 5 = 15, 5 तो मिल रहा है 5 बार मल्टीप्लाई करने में, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 1 हाँ कट जाएगा कितने बार में, वो भी 5 बार में, डिवाइड कर लेना कटेगा। अब यहाँ पर कितना है 5 × 2 = 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो पदों की संख्या पूछ रहा था, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। और जब पेपर हो तो पेपर में पूरा लिखना, प्रथम पद a बराबर 4, अंतिम पद l बराबर इतना, ठीक है, पदों का योग बराबर 265, तब सूत्र से Sn बराबर n/2 a प्लस l, इस प्रकार पूरा लिखना। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ही चल रहा है क्वेश्चन, ये मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन सब 2 नंबर के आएंगे, और 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन भी 2 नंबर के इस पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 6वें और 7वें नंबर में के क्वेश्चन, देखो 6वें के हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन, और 7वें नंबर में जो क्वेश्चन है वो हैं 6-6 नंबर के। तो इसको करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। इस पे दिया हुआ है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो करते हैं p/q के रूप में प्रदर्शित, क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, माना x बराबर ये दिया हुआ है 0.6666, समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, इनफाइनाइट नहीं, समीकरण फर्स्ट, ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसको एक दूसरे शब्दों में लिखें तो क्या 0.6 बार लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, इस समीकरण फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि ये दशमलव को मतलब एक 6 को इधर ले आओ। जैसे हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, लिखना समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर 10x हुआ। जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 0.6666, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। चाहे तो बना लो, नहीं तो छोड़ो, क्या करना है नहीं। इसको ये भी लिख सकते हैं 0.0666, ऐड करेंगे फिर यही बनेगा ना, डैश डैश कर दो क्योंकि अनंत तक जाएगा ये। तो यहाँ कितना है 10x। अब देखो ये सेम लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर x लिख सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 6 + x और इधर 10x, x इधर ले आओ तो 10x - x = 6, तो 9x = 6, x कितना आएगा 6/9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो x कितना आ गया 2/3। तो ये हमारा दिख गया p/q के रूप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के व्यास AB के सिरे A दिया हुआ है -2, -7। आगे क्वेश्चन पढ़ लो, ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, रीड कर लिया क्वेश्चन। कितना है -2, -7 तथा 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक हमें बताना है। ये एक कोई वृत्त है, एकदम गोला तो बनेगा नहीं, मतलब बनेगा लेकिन हमसे नहीं बन रहा है ना एकदम गोला। तो मान लो ये इसका केंद्र है और ये व्यास है, व्यास AB है। A पर दिया हुआ है -2, -7, इस पर दिया हुआ है 1, -11 और ये पूछ रहे हैं, मान लो कि माना इसका केंद्र x, y है। लेट करते हैं, माना वृत्त का सेंटर या केंद्र x, y है। तब इनके पॉइंट निकालते हैं। फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 ये होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट का ये होता है। मान लो ये इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता, तो अंतर विभाजन फार्मूला लगा देते फिर m1 x2 m2 x1 ये वाला। चलो x1 कितना है -2, x2 है 1/2, कितना आया -1/2 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब y की चाहिए तो y1 कितना है, y1 है -7 और ये है -11/2, कितना आएगा 11 और 7 -18/2, कितना आ गया -9। तो इसके केंद्र आ गए -1/2, -9। ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आप दो काम कर सकते हो त्रिज्या के लिए, चाहे आप इसके बीच की दूरी निकालो, उस दूरी को आधी कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो। एक काम करते हैं, इसको बिंदु मान लेते हैं O, तो OA के बीच की दूरी अर्थात त्रिज्या निकालेंगे। कितना है देखो, √x1 y1 x y माने कुछ भी मान लो, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर, ये होगा। अब देखो x - x1, x कितना है -1/2, x1 कितना है -2, इसका माइनस ये माइनस प्लस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ करेंगे
y1 कितना दे रखे हैं, y माइनस y1, तो y कितना है -9 और y1 है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ होगा 2 2 जा 4, 4 1 3, 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दो। 3 3 जा 9/4 प्लस 4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, यहाँ करते हैं कहाँ पे, इसको हटा देते हैं ना, केन तो मालूम चल गया अपने को। एलसीएम आएगा 4 और 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25/4 कितना आएगा 5/2। इसकी आ जाएगी रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ। तीसरे का है, चलो। इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है इस प्रकार की, त्रिज्य खंड है, सॉरी वृत्त खंड क्या है, वृत्त खंड है कि त्रिज्य खंड है। ए बी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री कोण बनाती है। मान लो ये एक जीवा है ए बी, वृत्त का केंद्र मान लो ओ, यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रही है और इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो तुम आपको बताना है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है तुम्हें। क्या करोगे, ये भी 10 है, तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का एरिया क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का एरिया सी मान लो इसको, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो अपने मन से सी। अब सबसे पहले इसमें सोचो करेंगे क्या, देखो इस पूरे से, मतलब यहाँ से इस पूरे से यदि हम इस वाले भाग को हटा दें तो ये वाला भाग मिल जाएगा, हमें मिलेगा। तो इस पूरे भाग को हटा दो, क्या है ओ ए सी बी का एरिया माइनस ए ओ बी का एरिया। तो ए सी बी इसका एरिया क्या होगा, θ/360 πr² माइनस, अब इसका एरिया निकालना है हमें, कैसे निकलेगा 1/2, देखो 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 1/2 भुजा स्क्वायर, ये 10 सेम ही तो है ना। तो देखो थीटा कितना है 90 डिग्री, 90/360 पाई, आर कितना है 10, 10 का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 भुजा कितनी 10, 10 का स्क्वायर, 0 से 0 9 यहाँ आएगा 4, 9 चौके 36, 10 का स्क्वायर 100 π/4 माइनस 10 का स्क्वायर 100/2, इससे ये कटेगा 25 पाई माइनस 2 से ये कटेगा कितना आएगा 50। एक काम करो, इससे 25 कॉमन कर लो, कितना आएगा π-2, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा एरिया, इतना आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख ही लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या, 39 मिनट और देख लो, 10 मिनट 40 हो गया, 50 तक छोड़ देंगे। इस पे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। इसका आपको मासा बताना है। क्वेश्चन है चौथे का नंबर, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। तो यूक्लिड विभाजन पता है ना सब लोगों को क्या होता है, a = bq + r,
सहायता से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें निर्धारित करो कौन बड़ा कौन छोटा। तो 576 बड़ा है 426 से, तो मतलब ये दिया हुआ है क्या A, ये दिया हुआ है B। तो इसको इस प्रकार होता है ये A B क्यों यहाँ पे R, और लिखते किस प्रकार है A बराबर B क्यू प्लस R। अब मासा कब होता है, जब R 0 हो जाएगा। क्या, जब रिमाइंडर मतलब शेषफल मतलब R जब 0 हो जाएगा, तो जो यहाँ पे B लिखा है, B क्या होता है भाजक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा जहाँ पे ये 0 होगा। जैसे और आगे साल हुआ और यहाँ पे 0 हो रहा है यार, तो फिर जहाँ पे जो होगा उसको बोल देंगे क्या, मासा, HCF। चलो बताते हैं क्या है। आपको सबसे पहले 426 से डिवाइड करना है किसको, 576 को। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 426 आएगा, इसको माइनस करेंगे 0 5 1, कितना आया 150 आ गया रिमाइंडर। इस फॉर्म में इसको रख दो, कितना है 576 इज इक्वल टू 426 मल्टीप्लाई 1 प्लस 150। अभी क्या R 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम इससे फिर डिवाइड लगाएंगे किस पे, 426 में, इसी, ठीक है। जैसे इसमें डिवाइड लगाया कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा 300, बचेगा कितना 126। इसको ऐसे लिख देंगे, 426 लिखेंगे ये वाला, इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस है कितना 126। अभी भी देखो R 0 के बराबर नहीं है, जब R 0 के बराबर होगा तभी क्या होगा, HCF आएगा। डिवाइड करते हैं 150 में, कितने बार जाएगा, एक बार, 126, कितना आएगा 26 दूनी 52 मतलब 24। तो इसको भी लिखेंगे 150, क्या ये दिख रहा है, एक बार मैं दिखता हूँ, हाँ दिख तो रहा है। 150 कितना होगा 126 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अभी भी R 0 के बराबर नहीं है, 24 से 126 पे डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है। 120 लिखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 6, क्योंकि 24 का पहाड़ा में आता है, ठीक है 24 का पहाड़ा आता है, ये ना समझ रट के आए सर। देखो इधर 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6, यहाँ भी यार क्या है 0 बराबर नहीं है, यहाँ 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये 0 आ गया, मिला 0, हाँ मिल तो गया। क्या बताया हमने, जब R 0 हो जाए तो ये जो क्या है भाजक, भाजक क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। तो यहाँ इसका शेषफल कितना होगा, HCF कितना होगा 6 होगा। यहाँ लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, यहाँ R 0 के बराबर हो गया, चूँकि R इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF ऑफ 426 एंड 576 कितना होगा 6। दे आप आंसर लिख दीजिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया गया है, 2 नंबर में है ये भी, और अच्छा भी क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो इसको। चौथे का क्वेश्चन नंबर खा, इस पे दिया हुआ है cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ब्रैकेट बंद, फिर आगे है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। आपको प्रूफ करना है कि इसका मान 7/4 होगा। प्रूफ करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक बार इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक यहाँ नोट कर देना, इसके बाद करना, ठीक है। तो देखो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का 1 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है मान। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इतने का, यदि मैं इतने का देखूँ तो कितना आएगा 3/2, 2 1 जा 2 1 3/2 आ गया।
प्लस 1/√2। अगला ब्रैकेट जहाँ भी आएगा 3/2 माइनस 1/√2। आ गया इतना। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ होगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 3 3 जा 9/4 माइनस का 1/2। एलसीएम लेके इसको करेंगे, कितना आएगा 4, 9 माइनस 2 कितना आया 7/4, जो कि हमें प्रूफ करना था। इसके आगे लिख देंगे हिंदी मीडियम वाले क्या, इति सिद्धम लिख लेना, इस प्रकार से दुआ। ठीक है, आगे बिंदुओं 3, -3 और 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 3, -3 और 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग, मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। हमने मान लिया कि ये बिंदु दिया हुआ है 3, -3 और ये वाला बिंदु दिया हुआ है 9, 9। अब देखो इस रेखाखंड को, इसको इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, मतलब एक भाग ये, एक भाग ये, 3 बराबर भागों। मान लो कि इसकी दूरी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। जो भी मानना बराबर मानना, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? हमें जैसे ये पॉइंट निकालना है तो इसको x y मान लो, ये पॉइंट निकालना है तो इसको x y a b मान लो, मान लेते हैं a b। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको मान लो x1 y1 और इसको x2 y2। हमें x y निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 1 1 2, यहाँ से यहाँ की दूरी 1, तो आप इसको m मान लेना, इसको n मान लेना। फार्मूला तो पता ही होगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यही होता है। और y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे m1 प्लस m प्लस n। तो वैल्यू रखते हैं, m कितनी वैल्यू है 1 है, x2 कितना है x2 9 है, ठीक है। इसके बाद प्लस n कितना है n2 दिया हुआ है, x1 कितना है 3 है, बाय m प्लस n 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 कुछ भी कर सकते हो। 9 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2 1 3, 9 6 15 बटे 3 5 15, कितना आ गया 5। x की वैल्यू तो आ गई 5। यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो m दिया है 1, y2 है 9 प्लस n दिया है 2, y1 है माइनस का 3 बटे 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 बटे 3, कितना आएगा 3 बटे 3, मतलब मान कितना आएगा 1। तो यहाँ से आ गया 5, 1। अब आप लोग इस वाले पॉइंट को 2 तरीके से निकाल सकते हो। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कैसे? एक बार आप चाहे तो कर लो, देखो यहाँ तक की दूरी अब कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 2 हो जाएगी। यदि हमें ये पॉइंट निकालना है, इसको m मान लेना, इसको n मान लेना, इससे निकल आएगी। या तो दूसरा तरीका ये है कि ये देखो 3 बराबर भागों में विभाजित हैं, यहाँ की दूरी भी है 1, यहाँ की भी दूरी है 1। इस बिंदु का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ए बी है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए सीधा फार्मूला, ए निकालना है ना हमें, ए x है
प्लस x2 है बाई 2 कर दो, y बराबर नहीं b है ना, यहाँ पे b निकालना है ना, b यही तो मिड पॉइंट, ये कितना है y प्लस y2 बाई 2, x प्लस x2, x कितना है 5, x2 कितना है 9 बाई 2, 9 5 14/2 कितना आ गया 7 आ गया, a की वैल्यू इसको निकालेंगे, y दिया है 1, y2 दिया है 9/2, कितना आया यहाँ से 5, 9 1 10/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई है 5, तो 7,5 आया इसका मान, ठीक है यही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम ही करवाएंगे क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा जा रहा है, और 4 नंबर तक तो करवा ही दूँ मैं, क्योंकि 5 नंबर से कल स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर चौथे का घ नंबर क्वेश्चन, इस पे है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। एक त्रिज्यखंड है इस प्रकार का, कोण 120 डिग्री है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार से मोड़ा गया है, इस प्रकार से मोड़ा गया है कि इसके दोनों किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है, तो इससे एक शंकु प्राप्त होता है। मैं यदि यहाँ पर कुछ रखा है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, है नहीं, मान लो ये एक बार है, ठीक है, और इस प्रकार का है, इस प्रकार से मान लो कि ये 120 डिग्री है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, समझना। अब इन दोनों किनारों को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया, मतलब इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से इसको मोड़ा गया, इस प्रकार से। तो अब देखो ये कुछ शंकु के आकार का लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है ना, इसलिए नहीं बन रहा सही से, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये बताओ कि जो ये इसका ये आएगा गोलाई, ये इसका ये बनेगा कि नहीं। मैं इधर आपको दिखाई दे रहा हूँ इस पर कि यदि मैं इसको 3D डायग्राम बना के देखूँ तो ये वाला एरिया मुड़ने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, गौर करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चाप निकालते हैं, तो चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr, ये होता है थीटा कितना 120/360, 2πr है 12, कट करेंगे 12 3 36, 3 चौके 12, कितना आ गया 8π। तो चाप की जो लंबाई है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, इस प्रकार बना लो, ये है 8, ठीक है। अब यही को हम इस प्रकार मोड़ दे रहे हैं, तो ये गोलाकार मतलब वृत्ताकार आकृति बनेगी, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ पकड़े इसे मोड़ दिए, तो ये जो दूरी आएगी ये वो कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। तो चाप की लंबाई 8π, यहाँ लिखेंगे मोड़ने पर शंकु की बनी आकृति के आधार की परिधि कितनी हो जाएगी 8π। आधार की परिधि वृत्ताकार रूप में बनी है, इसलिए इसका मान 2πr हो जाएगा बराबर 8π। इस पाई से इस पाई को हटा दो, r बराबर कितना हो गया 8/2, यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा इसका त्रिज्या, ठीक है। तो अब कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा इसका, मतलब जो इसकी त्रिज्या आई वो कितनी आई है 4। अब जो इसकी त्रिज्या थी वो इसका क्या बनेगा विकर्ण। एक बार मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ, यही तो है त्रिज्या, इस प्रकार से घूम गया
मान लो आपको ये इधर से शंकु दिख रहा है, तो ये शंकु की बताओ क्या होगी, त्रिज्या ऊंचाई ये तो होगी। हाँ तो लिखो त्रिज्या ऊंचाई L। तो 12 क्या हो गया इसका L, R ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। त्रिज्या हो गए इतने, इसको हटा देते हैं ये वाला फिगर। तो देखो बने शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 12 और त्रिज्या बराबर 4, तब शंकु की ऊंचाई क्या होगी, h बराबर पाइथागोरस से ही लगेगा भाई। देखो 90 डिग्री होगा, क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 14 से 6 गया 8, 2 1, 128 आ गया 128। अब शंकु की ऊंचाई पता हो गई, आधार की त्रिज्या पता हो गई, अब हमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन यहाँ लिखेंगे, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिख दिया हमने, पाई का मान पाई ही रख दो, ठीक है, चाहे तो 22/7 रख दो, कुछ नहीं कट रहा है इसलिए हमने पाई का मान पाई रख दिया इसलिए, ठीक है, रखना चाहो रख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आर 4 है तो 4 का स्क्वायर, एच कितना है 128। 128 से कुछ बाहर आ सकता है क्या, चलो एक बार गुणनखंड करके देखते हैं। 2 6 का 12, 2 चौके 8, ये जो लिखा है 64 किसी का स्क्वायर लग रहा है हमें, कितने का है 8 का स्क्वायर ना, तो इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 2 लिखा जा सकता है, इंटू 4 का स्क्वायर 16 पाई बटे में 3, यहाँ से आया 16 पाई बटे 3, 8 स्क्वायर से बाहर आएगा 8, अंडर रूट बचेगा 2, 16 अट्ठे शायद 128, अंडर रूट 2 पाई बटे 3। अभी एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी, ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी, हाँ सेंटीमीटर में दी थी, 12 सेंटीमीटर था, तो आर भी सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, और ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब 4-4 नंबर के दिए थे। अभी हमने 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 4 नंबर तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे जो कि 4-4 नंबर के दिए गए हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके जो क्लासमेट हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और ये यदि क्वेश्चन हमसे पहले लगा लिए हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, मान लो कोई चैप्टर समझ में ना आया हो, या हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से कोई ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस चैप्टर को या उस क्वेश्चन को या कोई पर्टिकुलर थ्योरम ना समझ में आ रही हो 6 चैप्टर की, या कोई चैप्टर पूरा ही फंस रहा होगी सर ये आ ही नहीं रहा समझ में, तो आप लोग उसे बता दीजिएगा तो हम उसे भी करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।